सर फिर आपके बीच हाजिर हूँ ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के क्लास को लेकर। तो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल में पिछली कक्षा में जाना था हमने ब्रह्मांड से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब साथ ही साथ अब हम जानेंगे सौरमंडल के बारे में। तो जैसा कि भाई हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा के सेंटर पे क्या है भाई, आकाशगंगा के सेंटर पर अर्थात केंद्र पर एक तारा मौजूद है जिसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। तो हमारा जो सूर्य है ये कहाँ पर है? ये आकाशगंगा के सेंटर वाले पार्ट अर्थात केंद्र बिंदु पर मौजूद है। तो ये जो सूर्य है, सूर्य के सबसे पहले आपको बता दूं, कई एग्जाम्स में क्रम पूछ लेते हैं हमारे ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले जो कक्षा में या यूं कहें कि सबसे सूर्य के जो नजदीक ग्रह है, ठीक है, एक ग्रह हमारा यहाँ पर है, एक ग्रह आपका इस तरह से यहाँ पर है, एक ग्रह आपका ये है, और ऐसे ही मैं इसको आगे की ओर बढ़ाऊं, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे करके बीच में एक पट्टी है और जहाँ पर क्या है? क्षुद्र ग्रह है। और फिर एक यहाँ पर हमारा ग्रह, एक यहाँ पर ग्रह है, और एक यहाँ ग्रह है, और एक यहाँ पर। ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। तो जो ग्रह है, सबसे पहले जो ग्रह उसका नाम क्या है? बुध, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसको मरकरी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो ग्रह है उसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे जो ग्रह है उसका नाम है आपका शुक्र। क्या कहते हैं? शुक्र। और तीसरे नंबर पे जो ग्रह है उसको हम कहते हैं पृथ्वी। और चौथे नंबर पे जो ग्रह आता है उसको हम कहते हैं मंगल। और ये जो ग्रह आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये ग्रह एक्चुअली में क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं हम इनको। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है बृहस्पति। क्या है ये? बृहस्पति। और ये इसके बाद बृहस्पति के बाद नंबर आता है शनि का, और फिर अरुण का, और फिर वरुण का। ये दो आपके पूछ ले जाते हैं कंपटीशन में अंग्रेजी में। तो इसको हम कहते हैं यूरेनस, और इसको हम कहते हैं नेपच्यून। इसको हम कहते हैं नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सेकंड नंबर पे शुक्र, और शुक्र के पास कौन सा है? पृथ्वी, ठीक है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन क्षुद्र ग्रह कहां पर मौजूद है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई कंपटीशन में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो सौर प्रणाली के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपको नाम पता होना चाहिए, कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस। और ग्रहों की जो गति है, ग्रहों की गति के बारे में जो नियम किसने दिए? तो ग्रह की गति के जो नियम है, ग्रहों के गति के जो नियम हैं वो किसने दिए? वो ग्रहों की गति के नियम हमारे दिए हैं केपलर महोदय ने। किसने दिए? केपलर महोदय ने। और आपको ये भी पता होगा फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी का मतलब है कि भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। तो ये मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको सबसे पहले तो ये क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। क्रम के बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इस हिसाब से पढ़ाऊंगा। पहले बताऊंगा सूर्य के बारे में, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से हम लोग आखिर वरुण तक। उसके बाद एक हमारा क्षुद्र ग्रह, पहले हमारे ग्रह कितने हुआ करते थे? पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 9 ग्रह नवा ग्रह कौन सा था? नवा ग्रह हम लोग किसको बोलते थे? हम लोग बोलते थे यम अर्थात प्लूटो को। किसको कहते थे? प्लूटो को, ठीक है, यम या प्लूटो को कहते थे। लेकिन सन 2006 से ये हमारे सौरमंडल में ग्रह के रूप में ये सदस्य नहीं है। इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हम क्या कहते हैं? क्षुद्र या बोना ग्रह। क्षुद्र या बोना ग्रह के नाम से ये जाना जाता है।
इसको हटाने का रीजन क्या था? इसको हटाने का जो रीजन था वो रीजन ये था क्योंकि ये एक तो केपलर जी ने जो भी नियम दिए उन नियमों को फॉलो नहीं कर पा रहा था। दूसरा, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 248 सालों लगते हैं, 248 वर्ष लगते हैं इस यम या प्लूटो ग्रह को, ठीक है। इसलिए अब इसको क्षुद्र ग्रह या बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब हमारे प्रेजेंट में कितने ग्रह हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। कितने ग्रह? 8 ग्रह। चलिए मैं बात को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी? सन की बात कर लेता हूं, अर्थात सूर्य की बात कर लेता हूं। तो पहला पॉइंट तो ये बन जाता है कि सूर्य जो है वो हमारे आकाशगंगा के कहां पर है? आकाशगंगा के केंद्र पर, अर्थात मध्य में स्थित है। दूसरी बात यहां से ये निकल कर आती है कि इसमें हाइड्रोजन कितना उपस्थित है? तो आप याद रखेंगे 71%, जितना पृथ्वी पर पानी है उतना हाइड्रोजन है, ठीक है। हीलियम कितना मौजूद है? लगभग 26.5%। और अन्य गैसें, अन्य चीजें कितनी मौजूद हैं? तो आप याद रखना लगभग 2.5%। अन्य चीजों में जैसे लिथियम जैसे हल्के पदार्थ मौजूद हैं। साथ ही साथ जब मैं सूर्य की बात कर ही रहा हूं तो आपको बता दूं कि जो सूर्य है, सूर्य का जो सबसे बाहरी हिस्सा आपको जो दिखाई देता है, सूर्य का जो सबसे बाहरी हिस्सा दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और जैसे चंद्रमा पर धब्बे हैं, चंद्रमा पर कलंक है, वैसे ही इस पर भी कलंक है और इस कलंक को बोला जाता है सौर कलंक। क्या बोला जाता है? सौर कलंक या सौर धब्बे। क्या बोला जाता है? सौर कलंक या सौर धब्बे। तो जो प्रकाश मंडल जो सतह वाला भाग है, इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का जो प्रकाश मंडल अर्थात जो सतह है, बाहरी भाग है, उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो सौर कलंक है, सौर धब्बे हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस। और इसके केंद्र में आप देखेंगे तो सूर्य का जो केंद्र का भाग है, इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है भाई? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ बातें और भी बता दूं मैं आपको सूर्य के बारे में कि भाई जो सूर्य है यहाँ पर, इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली कक्षा में कि यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य का नाभिकीय संलयन है, अर्थात हल्के हल्के हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते रहते हैं। किस चीज का? एक भारी नाभिक बनाते हैं हीलियम का, और साथ में ऊर्जा देते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो घटना नाभिकीय संलयन कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो सेंटर वाला मध्य वाला भाग है सूर्य का, इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो सौर कलंक पाए जाते हैं, सौर धब्बे पाए जाते हैं, इनका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो प्रकाश मंडल है सतह पर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा जो सन है, इसके चारों तरफ जो पृथ्वी है वो एक्चुअल में गोलाकार रूप में नहीं घूम रही है, ठीक है। वो किस पथ पर गति लगा रही है? तो आप याद रखना, ये जो पथ है वो पथ कहलाता है परवलयाकार। कैसा पथ है? परवलयाकार, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के किस प्रकार से गति कर रही है। तो पृथ्वी, मैं मान लूं पृथ्वी यहाँ पर है, तो पृथ्वी जो है वो परवलयाकार रूप में गति करती है। किसके? सूर्य के। तो यहाँ पर जब सूर्य के परवलयाकार पथ पे गति करती है तो कहीं से ये बहुत पास होती है, कहीं दूर इसकी बहुत पास होती है, और कहीं दूर इसकी बहुत दूर होती है, ठीक है। तो कहीं दूरी बहुत पास है और कहीं की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए भाई इसका क्या हिसाब किताब है। जहाँ से सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है, ठीक है, तो उस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और अपसौर की घटना लगभग 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो इस घटना को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और ये जो घटना है, ये घटना लगभग होती है 3 जनवरी को।
ठीक है, याद कैसे रख सकते हैं? उपमाने छोटा, उपमाने छोटा, जैसे मुख्यमंत्री होता है तो उससे छोटा होता है उप मुख्यमंत्री। उपमाने छोटा, तो छोटा नंबर भाई 3 है, जनवरी में 3 ही लेटर बनाए मैंने, 3 जनवरी। और 4 जुलाई, चूंकि अपमाने ऊंचा या बड़ा, तो 4 जुलाई, जुलाई में 4 अक्षर से लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये जो याद रखना, जिस समय जो पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं अपसौर, और जो सबसे नजदीक होता है तो उसको बोलते हैं उपसौर। तो अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, ठीक है। जब अपसौर की घटना होती है तब उस समय पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी लगभग 15.21 करोड़, ठीक है, 15.21 करोड़ दूर होता है। और जब ये उपसौर की घटना घट रही होती है तो उस समय पृथ्वी सूर्य से 14.7 करोड़ के आसपास होता है, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों दूरियां अलग अलग हैं तो उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है, औसत दूरी को लेकर। किसको आता है? औसत दूरी को। मतलब ये दूरी, मतलब एक तरफ अपसौर पर अलग है और उपसौर पर अलग है, तो औसत दूरी की अगर बात करें तो औसत दूरी लगभग आता है 14.9 करोड़। कितनी आती है? 14.9 करोड़। अगर पृथ्वी की हम औसत दूरी पता करें सूर्य से तो 14.9 करोड़ हम कह देते हैं, और 14.9 करोड़ है ये दूरी जो है औसत दूरी को, इसी को हम कहते हैं खगोलीय दूरी। क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। तो आपसे बोला जाए कि खगोलीय दूरी किसको मापता है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को ही खगोलीय दूरी कहते हैं, जो कितनी है? 14.9 करोड़ है। कितनी है? 14.9 करोड़, ठीक है। तो अपसौर की घटना समझ में आ गई हमको, उपसौर की घटना समझ में आ गई है हमको, है ना। अब हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएं, जैसे कि एक प्रश्न आ जाता है सूर्य ग्रहण को लेकर। किसको आ जाता है? सूर्य ग्रहण को लेकर। सूर्य ग्रहण में क्या होता है भाई? समझते हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो सन है, सन के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। सन के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये मून कह लीजिए, ये अर्थ कह लीजिए, पृथ्वी कह लीजिए। तो सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक होती है आंशिक सूर्य ग्रहण, यहां से क्वेश्चन सामान्यतः नहीं पूछे जाते। आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो सूर्य का कोई छोटा सा हिस्सा ही कवर करता है, छोटा सा अंश ही कवर कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। जब ये बिल्कुल मध्य में बीचों बीच आ जाता है तो बीचों बीच आ जाने से मध्य का भाग ढक जाता है और उससे प्रकाश नहीं आ पाता, और यहां से प्रकाश देखने को आपको मिलता है। यहां से जो प्रकाश देखने को मिल रहा है तो इसको हम कहते हैं, इस घटना को कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट। क्या कहते हैं? कोरोना या क्रीट कहते हैं। कोरोना या क्रीट, ठीक है। और कोरोना या क्रीट की जब घटना होती है तो उस समय कौन सी किरणें बाहर आती हैं? एक्स किरणें। इसीलिए कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगा हो तो उस समय जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो जानवर के गर्भ में बच्चे हैं, या फिर आप ये समझिए कि उनको बिल्कुल इस सूर्य के प्रकाश के संपर्क में उस समय नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी के नग्न आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय एक्स किरणें निकल रही होती हैं जो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं। तो कोरोना किरीट में कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्स किरणें निकलती हैं। और यहां पर चूंकि मध्य वाला भाग कवर कर लिया है चंद्रमा ने, तो साइड से प्रकाश आ रहा है, तो ये हमको एक रिंग जैसा दिखाई दे रहा है। इस रिंग को कहते हैं डायमंड रिंग। डायमंड की तरह चमक मार रही होती है। रिंग माने समझते ही आप, रिंग माने जो वलय होता है, छल्ला होता है, वैसा ही डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय होती है। कैसे सूर्य ग्रहण? आंशिक या पूर्ण? तो आप याद रखेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग बनती है, ठीक है। कोरोना किरीट की घटना भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही होती है, और उस समय यहाँ से कौन सी किरणें निकलती हैं? उस समय यहाँ से एक्स किरणें बाहर निकल रही होती हैं, ठीक है। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो सूर्य है, सूर्य से
पृथ्वी तक जो प्रकाश है वो लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक, सन से पृथ्वी तक जो प्रकाश है इसको पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब हम लोग बात करेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।